हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिद्धि। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो नोटिफिकेशन आया है क्रेडिट ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। सो अगर आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखने में वक्त ज़ाया ना करें। अदरवाइज जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेट अस सी द डिटेल्स। एलिजिबिलिटी से ही शुरू करते हैं। सो आप देखो, स्केल 2 के लिए, स्केल 2 और स्केल 3 दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। स्केल 2 के लिए 50 वैकेंसीज हैं और अगर एज क्राइटेरिया देखा जाए तो 25 से 32 ईयर्स के बीच में होना चाहिए आपका एज। और जो कट ऑफ डेट इन्होंने दी है वो दी है 30 सितंबर 2023। ये कट ऑफ डेट है, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सबके लिए आपका जो डेट है, कट ऑफ डेट है, वो 30 सितंबर है। ठीक है। सो एज हो गया 25 टू 32। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50 फॉर स्केल 2। अभी हम स्केल 2 की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% और 55% फॉर SC ST OBC PWBD। तो आप देखो, जनरल कैटेगरी के लिए 60% और SC ST OBC PWBD के लिए 55%, वो जो रिलैक्सेशन है एज पर गाइडलाइंस वो मिलता है। इसके बाद एंड, मतलब कि सिर्फ ये होने से काम नहीं चलेगा, आपको एंड भी चाहिए। एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कंपलसरी एनीवन, MBA full time preferably in banking or finance or banking and finance or marketing or forex or credit from a university or institute recognized by Government of India or its regulatory bodies, PGDBA, PGDBM, CA, CFA, ICWA, Financial Risk Officer। ठीक है। अब कहता है कि आपको बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है इन केस ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो और भी लिखा है इन्होंने। और in case candidate doesn't possess any of the professional qualification, he or she may apply for the post subject to production of experience certificate of having worked in specialized branches or controlling offices, that is ZOs, ROs, commercial or corporate credit departments and head and zonal office level for at least 3 years in any public, private, foreign banks, financial institution। कहता है देखो, जो पहला नंबर है वो तो एकदम जरूरी है, मैंडेटरी है। दूसरा नंबर अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तीसरे नंबर में जो डिटेल है, तो आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी चलेगा। उसके बाद कहता है और के बाद आउट ऑफ 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 3 साल के एक्सपीरियंस की बात कही जा रही है। एक्सपीरियंस कैटेगरी में हम देखेंगे तो अगर नंबर 2 नहीं है तो ये जो एक्सपीरियंस है उसमें कम से कम 2 साल आपका एज अ ब्रांच हेड होना चाहिए। अगर अगर आपने स्पेशलाइज्ड ब्रांच में या कंट्रोलिंग ऑफिसेज जैसे कि ZOs, ROs, जोनल ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज, कमर्शियल कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट्स एट हेड और जोनल ऑफिस इन एनी पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं किया है तो। अब हम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस, जो 3 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर एंड शुड बी कंफर्म्ड इन सर्विस। जो ये 3 साल का एक्सपीरियंस है वो सर्विस में आपका कंफर्म्ड होना चाहिए एंड नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेसिंग ऑफ MSME और मिड एंड लार्ज कॉर्पोरेट प्रपोजल्स इन पब्लिक और प्राइवेट और फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कंफर्म्ड इन सर्विस होना चाहिए ये 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस शुड बी इन अप्रेजल और असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स ऑफ MSME, मीडियम लार्ज कॉर्पोरेट्स और वर्किंग एज अ ब्रांच हेड। ये हो गई स्केल 2 की बात। क्विकली हम स्केल 2 का भी देख लेते हैं। हालांकि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे तो भी दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। फॉर्म आप किसी एक पोस्ट के लिए ही फिलअप कर सकते हैं। क्विकली स्केल 3 देख लेते हैं। स्केल 3 में अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 25 से 35 है ना। और कट ऑफ डेट आपका वही है 30 सितंबर 2023। तो फर्क क्या हुआ अगर स्केल 2 और स्केल 3 को कंपेयर करें? वहां 25 से 32 इयर्स था स्केल 2 के लिए, यहाँ पे 25 से 35 इयर्स है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, मोर और लेस सेम ही है। बैचलर्स डिग्री चाहिए एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है,
दूसरा नंबर अगर नहीं हो रहा है, पहला तो चाहिए ही चाहिए, तो आपका जो है ही और शी में अप्लाई फॉर द पोस्ट सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग, जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे स्केल 3 में 5 साल का एक्सपीरियंस है, और ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस या कंट्रोलिंग ऑफिस में होना चाहिए, या फिर एज अ ब्रांच हेड होना चाहिए। फोर्थ नंबर में यहाँ पे कह रहे हैं आउट ऑफ 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एक्सपीरियंस मिनिमम 4 years शुड बी एज ब्रांच हेड। तो जो ब्रांच हेड वाली बात थी उसमें 4 साल होना चाहिए अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है आप देख रहे हो मोर और लेस क्रेडिट स्केल 2 जैसा ही है, बस यहाँ पे 3 साल की जगह 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। फॉर स्केल 3 experience minimum 5 years post qualification experience as an officer and should be confirmed in service and not on contract in processing of MSME or mid and large corporate proposals in public or private or foreign banks or financial institutions. Experience should be in appraisal assessment of credit of proposals MSME medium large corporates and or working as branch head. Same, only difference is this 5 years. Okay, अब आते हैं हम emoluments पे। आप देखो स्केल 2 का जो सैलरी है वो है 48170, इंक्रीमेंट जो है आपका 1740 का एक इंक्रीमेंट, उसके बाद 10 इंक्रीमेंट्स आपका 1990 है, ये करके आपका जो ये स्केल है 69810 तक जाता है। सो ये आपका जो है ना बेसिक सैलरी है, ये कहीं ना कहीं इसके बाद आपको लीज अकोमोडेशन मिलता है यहाँ पे, प्लस आपके कन्वेंस अलाउंस होता है जो लगभग 55-60 लीटर्स के आसपास होता है अगर आपके पास 4 व्हीलर है, जो कि आप डिक्लेरेशन बेसिस पे ले सकते हैं। तो स्केल 2 की अगर मैं कहूँ बात तो 48,170 का जो बेसिक सैलरी है, अगर सारे पक्स अलाउंसेस को भी अगर हम देख लें तो ये 1 लाख से ऊपर ही चला जाता है। ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम स्केल 3 को देखें तो यहाँ तो स्टार्टिंग ही है 63840 से, लेकिन यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे वहां पे भी यू मस्ट बी गेटिंग गुड हैंडसम सैलरी, बट सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी बेटर देन दैट। सो जरूर जरूर आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब हम देखते हैं पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न। अब देखो इसमें चूंकि एक्सपीरियंस भी मांगता है तो ऑलरेडी आप जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को लिखेंगे वो ऑलरेडी किसी न किसी बैंक में, इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ये वाला हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल बैंकिंग। कई बैंकों में हालांकि क्रेडिट ऑफिसर के लिए भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस भी होता है और साथ ही साथ प्रोफेशनल नॉलेज जनरल बैंकिंग, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेपर है, प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स, जनरल बैंकिंग 100 मार्क्स और 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर किसी को नहीं पता है ये बात या उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एग्जाम में उनको काफी नुकसान हो जाएगा। सो शुरू से ही ये बात तय रखें, ध्यान में रखें कि यहाँ पे इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 2 ही पेपर है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल बैंकिंग, तो मैं कहूंगी कि थोड़ी सी मेहनत से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। 60 मिनट्स टाइम एलोकेटेड है, सो टोटल 120 मिनट्स और 200। अब यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल बैंकिंग में इन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया है, तो क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एरियाज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसके पहले आई एग्जाम बी में, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इन सब के क्रेडिट ऑफिसर के कोर्सेज हमने किए हैं और काफी अच्छी मात्रा में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे डिटेल में हम इसका सिलेबस लेकर आएंगे आने वाले दिनों में। अभी के लिए मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देती हूँ इसमें, जैसे फिनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन, आपका फिनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, टाइप्स ऑफ बोरोअर्स, रिटेल, होलसेल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, बैलेंस शीट एनालिसिस, ऑल दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिटेल में हम सिलेबस लेके आएंगे और किस तरह से आपको कवर करना है ये भी आने वाले दिनों में लेकर आएंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर कर लें। और अभी इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि रिटन में आपका ये वाला पेपर हो जाएगा और इंटरव्यू। सो रिटन यहाँ पे 200 मार्क्स जैसा कि हमने देखा,
और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। और जो वेटेज है वो भी आप देखो, रिटन का वेटेज है 75 और पर्सनल इंटरव्यू का है 25। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि आपको ज्यादा फोकस रिटन पे रखना है। रिटन में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी एक्सपीरियंस्ड होंगे तो इंटरव्यू में कमोबेश बहुत ज्यादा जो है ना रेंज बड़ा नहीं होगा। जबकि रिटन में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि देखो वेटेज भी इंटरव्यू का कम है और मार्क्स भी 50% है, 200 और 100। दूसरी बात, यहाँ पे आपको रिटन इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगी 1:4, मतलब 50 वैकेंसीज है अगर स्केल 2 में, तो 200 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इस 200 लोगों का जिनका इंटरव्यू होगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कौन आएंगे, जो कि इस 200 में ऊपर पोजीशन पे होंगे, है ना। क्योंकि मान लो 200th पोजीशन पे कोई है, उसका अब इंटरव्यू से उसको मेकअप कर पाना मुश्किल होगा। दूसरी बात यह भी है कि रिटन और इंटरव्यू की अगर हम बात करें, तो रिटन आपके कंट्रोल में ज्यादा है ना। कोई भी चीज हम करते हैं अपने लाइफ में, तो हमेशा हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं, तो रिटन और इंटरव्यू की अगर आप तुलना करें, तो रिटन आपके कंट्रोल में ज्यादा है ना। इंटरव्यू में फिर भी कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी हो जाती है, रिटन आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो रिटन में अगर आप थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर देते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट है, क्यूआरई का है नहीं, प्रोफेशनल नॉलेज और बैंकिंग का है, कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको काफी अंदाजा मिल जाएगा। हाँ, जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं कई जगह पे, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा तो है नहीं कि आपको जो पता है वो लिख दिया। जो पूछा जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जहां पे थोड़ा सा भी आपको अंदाजा है, आप आराम से तुक्का भी मार सकते हैं। हालांकि ज्यादा आपको एक्यूरेट आंसर करना चाहिए। ठीक है। सो ये बात हो गई पैटर्न की, और हमें कहाँ ज्यादा ध्यान देना है उसकी, है ना। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो वही बातें जो हमने अभी डिस्कस की, 200 रिटन, 100 इंटरव्यू एंड 75:25, इसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन शैल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड एंड 45% फॉर SC ST OBC PWD BD रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक तो कट ऑफ जो तय होगा ही, मतलब मेरिट लिस्ट तो तय होगी जिसके बेसिस पे वो कॉल करेंगे, लेकिन मिनिमम 50% कट ऑफ उन्होंने तीनों एग्जाम के लिए तय कर दिया है कि उससे कम होगा तो आपको कॉल नहीं आएगी। तो इतना तो आपको लेके आना ही है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहूंगी, अगर आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, तो जरूर आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगर आप एलिजिबल हैं और थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं, थोड़ा सीरियस होकर आप तैयारी करते हैं, तो जरूर जरूर आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको लगता है यू नीड गाइडेंस, आई एग्जाम बी इज देयर विथ यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आप जरूर उसको फिलअप करें। बहुत जल्दी हम इसके लिए, इस एग्जाम से रिलेटेड एक वर्कशॉप लेके आने वाले हैं, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें, जिससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरह के गाइडेंस की आवश्यकता है। आई एग्जाम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी सारे एक्स बैंकर्स हैं। सो इस तरह के एग्जाम्स की, जहाँ पे कि बैंकिंग रिलेटेड, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे मैं समझती हूँ कि आई एग्जाम भी से बेहतर आज की डेट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन कॉल अस एट 9205524028, और यू कैन राइट टू अस hello@iexamb.com। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस एग्जाम से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।